चूरू के वरिष्ठ जनों से हम बटोर रहे हैं अपने जीवन के अनुभव, उनको जानने के क्रम में और चूरू को जानने के क्रम में। चूरू की राजनीति, चूरू का सामाजिक ढांचा कैसा रहा होगा अपने समय में और आज क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, यह बतलाने के लिए आज हमारे साथ हाजिर हैं फतेह चंद जी सोती। सोती साहब नमस्कार। नमस्कार आपको भी। सोती साहब, चेष्टा करेंगे आपको आपकी सामाजिक सक्रियता के साथ साथ चूरू की राजनीतिक, चूरू की सामाजिक स्थितियों को भी जाने। बात की शुरुआत करते हैं आपके जन्म से। आपका जन्म किस परिवार में, कहाँ, कब और किन परिस्थितियों में हुआ? वैसे तो मेरा जन्म चूरू में ही हुआ है जी, लेकिन पुश्तैनी जो जगह है वो है बिसाऊ। मेरे दादाजी बिसाऊ में रहते थे, खेती करते थे। जी, क्या नाम दादाजी? उनका नाम था सोनलाल जी। सोनलाल जी। जी सोती। जी। और उस समय तो ज़्यादा वैसे कोई धंधे में नहीं थे, ज़्यादातर खेती का ही काम था, खेती पर ही आधारित थे। खेत भी किसी का लेकर के ही उसमें बुआई करते थे। ऊँट गाड़ा और ये सारे रखते थे, किसानों को रखना भी पड़ता है जी। तो मेरे पिताजी हैं वो 3 भाई थे जी। मेरे दादाजी 2 थे जी। तो उस समय में उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई कोई बहुत ऊंचे लेवल पे की हो ऐसा नहीं है, लेकिन साधारण रूप में उस समय में जितनी पढ़ाई कर सकते थे और ख़ास करके लिखने का और ये अपने व्यापारिक क्षेत्र का जो काम था, हिसाब किताब का काम, लिखने पढ़ने लगे, वो उनको समझने लगे और आता भी था जी। तो उस समय के बाद में पिताजी जो है कलकत्ता भी गए बीच में। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम राम कुमार जी सोती। राम कुमार जी। हाँ। तो 3 भाइयों में बड़े बड़े थे? बड़े बड़े वही थे। तो कमाने के, घर की स्थितियों को संभालने के सिलसिले में कलकत्ता गए? कलकत्ता गए जी। फिर वहाँ से वापस आ गए जी। चूरू में भी जो है वो काम किया था, क्योंकि यहाँ मेरे फूफा जी थे जी। सुखदेव जी नोवाल जी। तो वो भी काम करते थे, उन्होंने मिल कर के यहाँ काम किया जी। आपको ध्यान है तो सफ़ेद घंटाघर के पास में एक रुई की मशीन लगी हुई है। बिल्कुल लगी हुई है। और वो रुई आज भी है, वो आज भी है। तो वो मशीन वो करते थे, काम चलाते थे वहाँ से जी। और उस समय में क्या है कि अनाज की दुकान और आटा चक्की वगैरह भी थी जी। परिवार के भी कुछ लोग काम करते थे। मेरे पिताजी जो है वो थोड़ा बिजनेस के हिसाब से कुछ कढ़ाई से काम करते थे जी। अनुशासित भी रखते थे। मेरे फूफा जी जो है वो बड़े नरम दिल के आदमी थे जी। तो मैं जब करीब 4 साढ़े 4 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद में वो जो घर में आप बड़े बड़े थे? बस मैं एक ही हूँ, मेरे 2 बहनें। वो आपसे छोटी या बड़ी थी? जी। 20 साल। और मेरे से छोटी थी जी। अब चूरू में आ गए, फिर बस गए? मेरे पिताजी चूरू आ गए। पिताजी चूरू आ गए। मेरा जन्म चूरू का ही है। चूरू का ही है। और दादाजी वहाँ बिसाऊ ही रहे? दादाजी वहाँ बिसाऊ ही रहे जी। तो मेरे जो छोटे दादाजी थे तो मेरे जो छोटे चाचा जी थे जी, वो उनके बहुत चले गए। अच्छा अच्छा। और बीच के जो थे उन्होंने शादी नहीं की जी। और वो आसाम की तरफ चले गए। वो आते भी बहुत कम थे, कभी कभी आ जाते थे जी। तो उस समय में परिस्थितियाँ जो है वो सारी संघर्ष की रही, संघर्ष की हो गई। और मेरे पढ़ाई लिखाई या समझो जो भी पालन पोषण यहाँ चूरू में मेरी बुआ जी के पास हुआ। माँ बुआ फूफा ने भी?
तो उनको संरक्षण में ही जी मैंने पढ़ाई की। जी यहीं जो है मेरी शादी हुई। 10वीं करके उस समय मैट्रिक थी जी 1961 में। हम्म। तो 1961 में मैंने यहाँ से परीक्षा दे करके मैं भी कलकत्ता चला गया। अच्छा, बागला बागला हायर हाई सेकेंडरी स्कूल से की? हाई सेकेंडरी बाद में बनी थी, उस समय हाई स्कूल थी। हाई स्कूल थी। हाँ, तो 61 में जो है मैंने परीक्षा दी और रिजल्ट भी मैंने कलकत्ता में ही देखा। अच्छा, जन्म की तारीख, जन्म का सन कोई अंकित है? जन्म की तो मेरी 7 अक्टूबर 1943 है। जी। मैट्रिक करके कलकत्ता चले कलकत्ता गए? चले गए। वहाँ फिर 1 साल तो सर्विस की। जी उसके बाद में मेरे बुआ जी के जो लड़के थे वो पेपर लाइन में थे, जी तो उनके संरक्षण में मैंने वहाँ पेपर लाइन में काम शुरू किया। जी तो मैं 16 साल तक कलकत्ता में रहा। मान लीजिए वैसे चूरू आना जाना रहता था बीच में। 1975-76 तक रहे लगभग आप? मैं 15 अगस्त 1977 को मैंने कलकत्ता छोड़ दिया। जी। और 1977 के बाद में मैं यहाँ आ गया चूरू। उस समय की परिस्थिति ये हुई कि चूरू में बहुत कम लोगों से जानकारी थी। हाँ, इतना लंबा समय हुआ कलकत्ता चला गए। हाँ, चला गया। पहले तो विद्यार्थी थे, वो संभव ही नहीं था परिचय। हाँ, और मेरे साथ में जो पढ़े हुए थे वो भी यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहे। ठीक बात। वो भी बाहर चले गए, क्योंकि सबका यही ध्यान रहता था कि भाई बाहर ही जाना पड़ेगा, यहाँ कोई विशेष कमाई के साधन नहीं है। तो उस समय में मैंने यहाँ आकर के एक छोटी सी दुकान शुरू की थी। आपको ध्यान होगा, जत्ती जी के पास रह जाते हैं, कोने पे दुकान है। अच्छा। तो उस समय में मैंने वहाँ वो दुकान शुरू की। तो टेलरिंग का सामान और जनरल स्टोर, जी, इस तरीके से मैंने काम शुरू किया। तो वो काम में आप जानते हो कि छोटा कोई काम करता है तो वो संभव नहीं होता। तो इसलिए क्या है कि वो काम में कोई विशेष ज़्यादा मुनाफा वाला चना नहीं रहा। फिर भी मैंने प्रयास किए और भी काम किए, बदलाव भी किए। जी। स्टेशनरी का, पुस्तकों का और कॉन्फेक्शनरी वगैरह का, नमकीन का, सारा कुछ किया। कपड़े का भी बीच में किया। जी। और 2-3 साल तक मैंने ऑटो रिक्शा चलाया। 1979 और 80 के आसपास। अच्छी बात है, घर को संभालने के प्रति जवाबदेह थे आप। जी। और उसके बाद में भी वो कोई परिस्थिति जो है वो विशेष अनुकूल नहीं हुई। जी। तो समय के अनुसार परिवर्तन तो होता ही रहता है। जी। शादी किस सन में हुई? शादी मेरी हो गई थी 1959 में। जी। उस समय तो छोटी हाँ उम्र में हो जाते थे। हो तो फिर आप 77 में आए, तब तक तो बच्चे भी हाँ हो गए होंगे? बच्चे हो गए थे। जी। और अभी मेरे 5 बच्चे हैं। जी। 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, सब विवाहित है। जी। सब अपने अच्छे हिसाब से जो है वो काम कर रहे हैं। तो फिर वो व्यापार में आजीविका का संघर्ष कर रहे थे, तो एक ढंग से कहें बच्चों परिवार का पूरा जिम्मा दायित्व आप पे था? हाँ बिल्कुल था, और उस दायित्व को निभाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ा। जी। मेरी धर्मपत्नी ने भी मेरे को बड़ा सहयोग किया। उन्होंने हमेशा, बात होती तो एक ही बात थी, जी, काम करना है, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे ये अलग बात है। ठीक बात है, अपना धर्म कर्म करना है। हाँ, परिश्रम करना आवश्यक है। तो परिश्रम बराबर किया। जी। यहाँ तक कि मैंने पापड़ और बड़ी का भी काम किया। जी। वो भी जाकर के जो है वो गलियों में बेचते थे। वो संघर्ष की स्थिति। साइकिल होती थी उस वक्त? हाँ, साइकिल पे ले जाकर के जी, वो दुकानों पे दिया करते थे। और जयपुर भी माल भेजा था। जयपुर में अपने ममता होटल है, हाँ, वहाँ भी मैंने 5 महीने तक सर्विस की। जी। और सर्विस मानो ऐसे तो हमारे हाँ, रिश्तेदार ही हैं। हाँ। फिर मेरी वहाँ स्वास्थ्य कुछ नरम रहने से मैं शुरू आया। और फिर मेरे जो है वो वापस जाने की जच्ची नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं था।
और हमेशा मन में ये रहता था कि अपना ही काम करें, ठीक बात है। नौकरी करने में कभी जो है वो नहीं रहा इच्छा। यहाँ तक कि मेरे ससुर जी यही थे शिक्षा विभाग में जी। और उनका नाम लक्ष्मीनारायण जी शर्मा दादा के नाम से प्रसिद्ध थे जी। तो उन्होंने भी कहा कि आप यही कर लो। जब मैं कलकत्ता जाने लगा तो मास्टरी कर लो, पटवारी कर लो, सब लगते थे और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हुए। लेकिन अपने तो वो एक ही थी कि काम अपना करना है, किसी को नौकरी में बंध के नहीं रहना। तो उस हिसाब से जो है वो किया। फिर 4-5 महीने इधर उधर ही निकले जी। फिर आप जैसे मेरे कोई सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ये दुकानदारी वाला काम तो आपसे चलेगा नहीं, क्योंकि आप सब जगह जाना पड़ता है। संघ का कार्यक्रम हो, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक क्षेत्र का कार्यक्रम हो, तो आप जाते हैं तो दुकानदारी पे कौन बैठेगा। इसलिए आप तो ऐसा काम करिए जिसमें आप भी खुले रहें और आमदनी भी हो। तब मैंने लोन लेकर के और टेंट का काम शुरू किया जी। तो टेंट का काम शुरू किया मैंने 1985 में। उसके बाद में जो है बस ये है कि अपना एक स्थिरता आ गई जीवन में। उसके बाद से जो है वो टेंट का क्या नाम रखा? प्रेम टेंट हाउस। प्रेम टेंट हाउस। वो अपने ये सोनी कटरा है, हाँ हाँ, उसमें मेरी दुकान थी जी। हो सकता है अब तो वो पीछे तक तो नाम लिखा हुआ ही था, क्योंकि दुकान तो बार लगी नहीं जी। अब वो जो है वो उस हिसाब से अच्छा चला। बीच में आपने राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ाव की बात की, ये रुचि कहाँ पैदा हुई और जुड़ाव कब हुआ? देखिए वैसे तो मैं जब पढ़ता था जी तो मैं CR का भी बना था, काले रिप्रेजेंटेटिव हाँ थे ना, चुनाव स्कूलों में भी होते थे उस वक्त। तो 9वीं में भी मैंने चुनाव लड़ा जी। तो मेरे सामने सांवरमल जी वैद्य थे अपने जी, आज भी हैं वो CR बने जी। और 10वीं में जब मैं हुआ तो फिर मैं CR बन गया जी। और उस समय भी मैं छात्र संघ का मंत्री रहा जी। और हमारे अध्यक्ष थे वो दुर्गादत्त जी जिखनाड़िया जी। वो हमारे उधर मोहल्ले की। तो उस समय में वो शुरुआत तो हो गई, लेकिन मेरा कभी ऐसा माहौल नहीं बना कि मैं राजनीति में जाऊं या राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट हो। तो कलकत्ता जाने के बाद में वहाँ भी क्या है कि मेरा संघ से संपर्क बराबर बना रहा। मैं संघ की शाखाओं में जाता था। वहीं से धीरे धीरे क्या हुआ कि जनसंघ में वह शुरुआत हो गई। तो उस समय में भी मैं वहाँ वार्ड समिति में सदस्य था जी। और इलेक्शन में भी बहुत काम किया। काम करना राजनीति में मैंने उस समय ही सीखा कि कार्यकर्ताओं के कैसे काम करना चाहिए। अब आप ये करो कि कलकत्ता जैसी जगह है और वहाँ स्कूटनी करना और पर्ची वितरण करना और फिर उनसे जो है थोड़ा जान पहचान होने की, भाई ये व्यक्ति के हम पास गए हैं, ये हमारा मतदाता है, ये अपने को कहाँ मिला था, कौन से तल्ले पे था, कहाँ अपने से बातचीत हुई, ये सारा जो है वो उस समय देखना तो मिलता था। आप चूरू में थे, छात्र राजनीति से प्रारंभ किया आपने, वो दौर तो कांग्रेस समाजवादियों का दौर था। बिल्कुल था। यहाँ उनसे जुड़ाव नहीं हुआ? उसका कारण था कि विचारधारा का कारण था जी। मैं बचपन से ही संघ का स्वयंसेवक रहा। अच्छा, शुरुआत में जुड़ा, वह जुड़ाव कैसे हुआ फिर? वो तो ऐसा है कि हमारे पारिवारिक, मान लो मेरे जो भाई साहब थे, हमारे फूफा जी के लड़के जी, वो थे, बाकी हमारे मोहल्ले में ज़्यादातर उनका जुड़ाव था और उनके साथ आप जाने लगे। जी, मैं भी जाने लगा। तो उस समय से जो है वो शुरुआत हो गई। उस समय हमारे अभी जो मेरा मकान है उसके पास में वो बगड़ियों की बगीची है जी। उस समय वहाँ शाखा लगा करते थे, बहुत पुराने समय की बात है। कौन लगाते थे शाखा? शाखा तो अब वो यहाँ के अपने स्वयंसेवक जो थे वही लगाते थे। कोई एक दो नाम याद है? इतने पुराने लोग नहीं, बहुत थे। जैसे मान लीजिए हमारे विशेष करके तो नागरमल जी शर्मा जी, तो वो क्या है कि वो हमारे एक तरह के समाज के और मोहल्ले के उस समय के वो एक तरह से नेता थे।
जी नेता तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज की भाषा में वो नेता थे जो कार्यकर्ताओं को मोटिव करते थे। जी जी। तो उस समय में उनके कारण से जो है वह जुड़ा हुआ जी। उस समय अपने हृदकर्ण जी, वशिष्ठ और ये ख्याली राम जी, ये सब आते थे सभाओं में। तो फिर आप कलकत्ता गए, कलकत्ता में भी वही जुड़ाव रहा। कलकत्ता में तो मैं मार्क्सवाद का काफी जोर था। जोर था तो उस समय उनके चलते थे, वहाँ मार्क्सवाद भी थे और कांग्रेस भी थी। कैसा माहौल रहा होगा वहाँ कलकत्ता का, संघ की शाखाओं का जुड़ाव का? देखिए उस दौर में संघ तो अपने हिसाब से पहले जैसा काम करता है वैसा करता है जी। परिस्थितियाँ अनुकूल होती है तो ठीक से चलता है, प्रतिकूल होती है तो संघर्ष में कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ता है। तो संघर्ष जब रहता था तो उस हिसाब से काम होता था। और ये मान लो आप 1977 के पहले तो सारा ही कार्यकाल था वो संघर्ष का ही था, सिवाय कांग्रेस को छोड़ करके। कम्युनिस्ट भी उस समय में थे, लेकिन उनका भी सीमित आधार था, एक बंगाल, केरल और उधर। तो उनके लिए जो है बाकी पार्टियों के लिए कोई अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं थी जी। उस दौर में जो संघनिष्ठ लोग थे, जो बाद में बड़े बड़े पौधों पे भी गए, काफ़ी नाम अपने विचारधारा के लिए रहा, उन लोगों से भी आपका कहीं मिलना हुआ? नहीं, वो तो होता था, बराबर मिलना होता। किन किन लोगों से मिले होंगे उस काल में आप? उस समय में क्या है कि हमारे संघ के जो समय संघ चालक जी थे, परम पूजनीय गुरु जी, वो आते थे कार्यक्रमों में, जैसे हमारे शिविर लगते थे जी। तो हमारे क्या है कि एक तो शिविर की पद्धति है, वो 3 दिन के शिविर लगते हैं जी। उसके बाद में ITC होती है, उसके बाद में जो है वो आगे 1 साल और 1 महीने की होती है। इस तरह से 3 बार प्रशिक्षण होता है, उसके बाद में जो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। तो जो प्रचारक निकलते हैं वो 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में निकलते हैं। और उसमें भी हमारे संघ की ये पद्धति है कि जो अविवाहित होगा वही काम करेगा जी संघ में, वो अपना घर बार छोड़ के ही आएगा और वही काम करता है। उनके बदौलत आज संघ चल रहा है। वो तो प्रचारक बनने के लिए बाध्यता होगी, काम तो कोई कर सकता है। काम तो सब शाखा में जाते हैं वो करते हैं। प्रचारक बनने के लिए वो बाध्यता है, अविवाहित रहना। वो फिर संघ की जिम्मेवारी निभाए। तो फिर वहाँ कलकत्ता से आगे संघ का जुड़ाव वहाँ से निरंतर रहा। फिर यहाँ आप व्यापार में संघर्ष करते करते आप प्रेम टेंट हाउस तक पहुँचे, वही जुड़ाव रहा यहाँ? हाँ, वो फिर वो तो बराबर जाना ही होता था। तो यहाँ फिर कौन कौन लोग थे उस वक्त? यहाँ भी उस 84-85 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो उस समय में भी क्या है कि हमारे वो ख्याली राम जी वशिष्ठ थे, वो हमारे यहाँ से हमारे मोहल्ले में रहते थे, वो भी थे। और भी हमारे जिला प्रचारक वगैरह यहाँ के बहुत से कार्यकर्ता हैं जो उस समय भी काम करते थे, आज भी वो संघ में काम कर रहे हैं। तो ये क्या है कि एक अलग अलग संघ की भी काम करने का और कार्यकर्ताओं का एक स्वभाव होता है, वो अपने स्वभाव के अनुकूल ही वो क्षेत्र में। उस समय मेरा कोई राजनीति में जाने का ऐसा नहीं था जी। और 2 साल तक का ये मान लो आप कि मैं कोई विशेष सक्रिय भी नहीं था। ये जो 80 का चुनाव हुआ जी, उस समय में बीजेपी का गठन हुआ। बिल्कुल। और बीजेपी का गठन हुआ तो उसी समय चुनाव आ गए। 6 अप्रैल 80 भाजपा का स्थापना दिवस है और कमल का निशान मिला था, वही निशान आज चल रहा है। अच्छा। तो उस समय में परिस्थिति ये थी कि नया चुनाव चिन्ह आ गया और जनता पार्टी से निकल करके हम लोगों ने बीजेपी बनाई। तो उस समय में कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता थी। ठीक बात है। तब उस समय में ये हमारे टोपन दास जी को टिकट मिली थी बीजेपी की। वो भी कई बार क्या है कि पार्टियों में आप देखते हैं समय चुनाव के समय में कुछ होती है टिकटों के लिए, तो मिली। तो उस समय में भी क्या है कि परिस्थितियाँ तो वैसे भी अनुकूल नहीं थी, लेकिन वो फिर हृदकर्ण जी वशिष्ठ जो हैं वो भी हमारे निर्दलीय खड़े हो गए। फिर उनको किसी न किसी तरह से करके जो है वो सेट हुए या वो चल रहे थे। तो उस समय में फिर मेरे को जो है वो राजनीति की तरफ मोड़ दिया। टोपन दास नंदवानी जी के चुनाव के कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे?
हाँ, तो सक्रिय राजनीति में तो टोपन दास जी बहुत सक्रिय थे, हमारे बनवारी लाल जी शर्मा भी सक्रिय थे। तो उस समय में जो जुझारी नेताओं में थे उसमें टोपन दास जी नंदवानी थे जी। ये आप मान लीजिए जनसंघ और बीजेपी के हिसाब से। जी। बाकी समाजवादी भी थे और कांग्रेस के भी लीडर थे। तो उस समय में जो नेता हुआ करते थे वो बड़ा जुझारू हुआ करते थे और उनके धरातल पे संघर्ष करने वाले, धरातल पर संघर्ष होता था, संघर्ष करने वाले ही आगे बढ़े थे और वही जो है वो काम आगे चल रहा था। तो उस समय में आप ये समझो कि एक तो कांग्रेस की स्थिति और एक बीजेपी की स्थिति। हाँ, स्थापना का समय था, संघर्ष का समय था। आप स्वाभाविक बात है। और कांग्रेस के लिए स्थापित इंदिरा जी के समय से निकल कर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। जी। तो उस समय में जो है वो चुनाव हुए। तो उस समय मेरे को वहाँ जिम्मेदारी दे दी। जी। तो उन्होंने मेरे को इलेक्शन एजेंट बना दिया। अच्छा। तो उस इलेक्शन एजेंट से बनने रहे उस समय में मेरा बीजेपी से ज़्यादा जुड़ा हो गया। तो उसके बाद से आज तक मैं बीजेपी में ही चल रहा हूँ और बहुत सी जो है वो जिम्मेदारियाँ आई है। भाजपा की फिर प्राथमिक सदस्यता आपने कब ली? गठन के साथ ही या बाद में? गठन के उस समय में जो कार्य सदस्य रसीदें कटती होंगी। हाँ, उसी समय सदस्यता ली थी। और उस समय में क्या है, नए पैसे की थी या रुपए की थी रसीदें? नहीं, उस समय में शायद 50 पैसे होंगी। उसके बाद में धीरे धीरे 1 रुपया हो गया, फिर 2 रुपया हो गया और अभी लास्ट तक तो 5 रुपया थे। जी। अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आने से अब उसका स्वरूप बदल गया। भाजपा में आने से पहले जनसंघ के या फिर संघ के भी पदाधिकारी रहे कोई? नहीं, जनसंघ का तो मैं कलकत्ता में ही कार्यकारिणी का सदस्य। बाकी यहाँ आने के बाद में करीब ये मानो 2-1 साल के उस समय 1 साल से भी चुनाव होते थे, बाद में 2 साल से होने लग गए। उसके बाद में मैं पदाधिकारी बना तो मंडल में मंत्री भी रहा। जी। मंडल में मैं महामंत्री रहा। मंडल में मैं अध्यक्ष भी रहा। 86 से 90 तक तो मैं कंटिन्यूअस था। 80 के चुनाव टोपन दास जी के सामने कौन जीते चूरू से? टोपन दास जी के सामने 80 के चुनाव में तो भालू खान जी जीते थे। 85 का चुनाव आया, नगर पालिकाओं के चुनाव उस वक्त स्थगित थे, हुए ही नहीं, है ना? 85 के चुनाव में फिर कौन खड़ा हुआ? आप कहीं दावेदार बने? नहीं, 85 के चुनाव में ऐसा है कि हमारा समझौता हो गया था जनता दल से। जी। तो जनता दल और बीजेपी का समझौता होने से यहाँ जनता दल की टिकट थी। अच्छा। और उस समय गुलाब नबी गौरी उम्मीदवार थे। तो उनके पक्ष में ही हम लोगों ने काम किया और उसी समय राजेंद्र सिंह जी का आगमन हुआ था। तो वो जनता पार्टी के टिकट लेकर के आए थे। तो उन्होंने भी यहाँ चुनाव लड़ा। उस समय वो अमिता 6000 वोट से जीत गई थी और राजेंद्र जी को 16000 करीब वोट मिले और 15000 करीब वोट है वो गुलाब नबी गौरी को मिले। तो उस समय में राजनीति जो है ये करवट बदल गई। करवट बदल गई। हाँ। आप इस बीच में लगातार सक्रिय थे, धरातल पे सक्रिय थे, संघ की शाखाओं में सक्रिय थे, लंबे समय से काम कर रहे थे। तो विधायक के बनने का मोह आपके मन में नहीं जागा? मेरा कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी पद पे जाऊं या विधायक बनूं। जी। 1988 में भी यहाँ नगर पालिका के चुनाव हुए थे। जी बिल्कुल। उस समय मैं अध्यक्ष था मंडल का। जी। अब उस समय में ये है कि भाई चुनाव कौन लड़े, क्योंकि कांग्रेस का तो दबदबा वैसे ही था। प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे थे। प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे थे। तो उस समय में क्या है कि हम लोगों ने बैठ करके ये विचार किया। तो कईयों का ये कहना था भाई साहब ऐसे ही चुनाव हम लोगों से लड़ना था। हम लोगों का अर्थ कौन कौन लोग? जैसे भाई पार्टी में टोपन दास जी भी थे, हमारे बनवारी जी, ओम जी सारस्वत भी थे, बनवारी जी भी थे, ये सारे लोग थे। तब ये निर्णय हुआ और मैंने ये कहा कि भाई नगर पालिका चुनाव लड़ना है। जी। उस समय सिंबल नहीं था। हाँ। सिंबल तो बाद में ये 94 में शुरू हुआ। जी। तो 88 में सिंबल नहीं था, लेकिन कार्यकर्ता तैयार हो और कार्यकर्ता आगे बढ़े तो ये प्रथम सीढ़ी थी। जी। जिससे कार्यकर्ता आगे बढ़े। जी। तो मैंने ये कहा कि भाई चुनाव लड़ना पड़ेगा। जो भी अपने कार्यकर्ता मैन है वो सब चुनाव लड़ो। हार जीत से कोई फर्क नहीं है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है। तो उस समय में कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा जिसमें हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता थे
कोई उसमें हमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि आपने भी चुनाव लड़ा? मैंने उस समय चुनाव लड़ा था, मेरे दूसरे वार्ड से लड़ा मैंने। तो आपके और सामने वहाँ कौन भी था? मेरे सामने उस समय में मैं चुनाव लड़ रहा था 88 में। उस समय में एक तो लक्ष्मी चंद जी जोशी थे मेरे सामने, एक अपने हनुमान प्रसाद जी मटोलिया थे जी, एक ये चंदू लाल जी सैनी थे जी, और भी हमारे भी पार्टी के सीताराम जी सैनी खड़े हो गए, और इधर अपने जो है वो रमेश जी वकील आपके थे सैनी, वो भी खड़े हो गए। इस तरह से कई लोग संघर्ष में थे। उस समय में मैं हार गया था, लेकिन हार को मान करके नहीं बैठा। हाँ, चुनाव का हिस्सा है हार जीत। चुनाव का हिस्सा है। फिर जो 94 में चुनाव नगर पालिका के हुए जी, तब फिर मैंने चुनाव लड़ा। वो मैंने मेरे वार्ड से चुनाव लड़ा और उस चुनाव में मैं पार्षद बना। भाजपा के चिन्ह पे था वो चुनाव? भाजपा के चिन्ह में था। 88 में तो नगर परिषद के सभापति रामगोपाल भेड़ थे, और उनके बाद में मुरलीधर शर्मा, चांद मोहम्मद छिपा, ये दौर था, उनका दौर था। उसके बाद 94 में आप पार्षद बने। उस वक्त सभापति कौन बना? उस समय सभापति ये है कि मेरे सामने तो चुनाव लड़ने वालों में थे गोपाल जी भेड़, अच्छा, और रमाकांत जी ओझा जी, राधे श्याम जी छोटिया, और भी फिर 4-5 लोग और भी थे उस समय में जो चुनाव लड़ा। रामगोपाल जी भेड़, राधे श्याम छोटिया, ये आप एक वार्ड के प्रत्याशी थे? हाँ, एक बार। तो कांग्रेस से कौन था फिर इनमें? क्योंकि रामगोपाल भेड़ और राधे श्याम छोटिया दोनों कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय थे। ये अपने गोपाल जी थे। अच्छा, ये थे। राधे श्याम छोटिया निर्दलीय थे? निर्दलीय थे। और रमाकांत जी भी निर्दलीय थे। अच्छा, तो उस समय में जो है वो पार्षद का चुनाव आप जीते। टक्कर में कौन रहा आपके? टक्कर में रमाकांत जी टक्कर में रहे। नगर परिषद की क्या स्थिति रही? बहुमत किसका आया? बहुमत तो बीजेपी का आया, बीजेपी के चेयरमैन बन गए। उस समय हमारे वो लतेश जी चेयरमैन बनी थी। अच्छा, तो लतेश जी चेयरमैन बनने के बाद में वो चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान आ गए, कुछ एक परिस्थितियाँ। तो वह दौर तो फिर उठा पटक का रहा, शायद लतेश जी बने, फिर सुमित्रा जी बने, वही चीजें तो, जी। क्या किस्सा है, कुछ बताएंगे अंदर की राजनीति के? वो अंदर की राजनीति ऐसा था कि नगर परिषद का तो आप जानते हैं जी, वहाँ सब भ्रष्टाचार बहुत था। अच्छा, और कोशिश ये थी कि भाई हम लोग जैसे गए हैं तो उसमें कुछ सुधार हो जी, कुछ ठीक से चले। तो उस समय में कुछ एक कारण ऐसे बन गए, कुछ एक बातें आ गई कि भैया नगर परिषद में जो चल रहा है ये इसमें अभी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो इसको रोकना भी जरूरी है। तो उस समय में हमने जब देखा, उनको हमने कहा भी, लेकिन ये देखा कि भाई ये परिस्थिति में सुधार होने वाला नहीं है। तो हमने वो चर्चा की आगे, राजेंद्र सिंह जी के सामने भी रखा। तो राजेंद्र सिंह राठौड़ विधायक हो गए 90 में? हाँ जी, हो गए थे वो विधायक, तो वो 90 में हो गए। उसके बाद में चलते ही रहे हैं, विधायक तो बन ही रहे हैं। तब उन्होंने भी जो है इस बात को फिर स्वीकार किया, और उन परिस्थितियों में बहुत लंबी वो बातें थी, लेकिन कुल मिला के ये वो भाजपा में आ गए थे क्या? कौन? राजेंद्र सिंह राठौड़? वो भाजपा में आ गए थे 93 में, तो उसके बाद में वो भाजपा में ही थे। वो उनके भाजपा में आने के बाद चुनाव हुआ फिर ये नगर परिषद वाला? उनके आने के बाद। तो फिर कहीं ऐसी स्थितियां तो नहीं हुई जैसे हम देखते हैं बाद में कि भाजपा और संघ का टकराट हो? नहीं, भाजपा और, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि वैद्य जी थे सुमित्रा जी के घर से, वो संघ के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, और इधर लतेश जी का परिवार राजेंद्र सिंह जी भाजपा से जुड़ा हुआ था। नहीं, देखो ऐसा है कि लतेश जी और गोपाल जी वगैरह ये सब थे, ये राजेंद्र सिंह के जुड़े हुए थे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हाँ, और बीजेपी के हिसाब से ही जो है ये आगे बढ़े जी, और वो चेयरमैन वो बने। लेकिन समय का जरूरी नहीं है कि वो एक ही रफ्तार से एक हिसाब से चले। ठीक बात है, स्वाभाविक है। वो अपने अपने हिसाब से वो किसी के साथ में जो है वो संपर्क कम रह जाती है, हाँ बिल्कुल बढ़ जाते हैं। हाँ, और उस समय स्वाभाविक भी है, जिसके पास में कुछ ताकत होती है तो लोग बगों का संपर्क कहाँ उधर खींचे चले जाते हैं। और कुछ विधायक होने के नाते उनका स्वभाव
स्वाभाविक भी है कि भाई उनका असर रहता ही है, तो उस हिसाब से भी वो उनका जुड़ाव उधर ज्यादा हुआ, फिर वो उधर था। सभापति में पहली पसंद वो बने। हाँ, पहली पसंद। लतेश जी का कार्यकाल कितना रहा फिर? वो करीब करीब 2-1 साल का रहा। 2-1 साल। हाँ, उसके फिर- बाद में फिर अविश्वास प्रस्ताव आया या फिर ऐसे ही बदला गया? ऐसे ही बदले गए थे। ऐसे बदला गया। बदलने के कुछ किस्से होंगे, वो तो आप गुजरे ही हैं, बदलने बताएंगे? को तो फिर ऐसा है कि जब ऊपर प्रदेश से हुआ या यहाँ यहीं से कुछ निर्णय हुआ? नहीं, प्रदेश का भी उसमें रहा जी। क्योंकि इस कोई बात आती है तो प्रदेश तक जाती है। हाँ, उसमें कई बातें आती है, उसमें अनुशासन की भी बात आती है, उसमें जो है वो पार्टी के सिद्धांतों की भी बात आती है। सारी बातें जो आती है तो वो प्रदेश के सामने भी पहुंच जाती है। तो प्रदेश के सामने भी वो काफ़ी बातें गई, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जो है वो वहाँ बातें भी हुई जी। उसके लिए जो है पर्यवेक्षक भी आए, देखा करा, तो अंतिम निर्णय ये हुआ कि भाई एक बार इनको। कौन है पर्यवेक्षक? पर्यवेक्षक उस समय में भी हमारे वो मदन जी सैनी थे। मदन लाल सैनी, जो बाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। वो थे, तो उनके समय में भी वो चल रहा था। तो उसके लिए वो उस समय उनको फिर हटना पड़ा। अच्छा, फिर सुमित्रा जी का कार्यकाल पूरा रहा? हाँ, सुमित्रा जी का पूरा रहा। उस पूरे कार्यकाल में भी यही उप सभापति भी थे? उप सभापति वो अपने दूधाराम जी दूधाराम जी जी। और वो कार्यकाल जब अध्यक्ष का नहीं रहता है तो वही संभालते हैं। हाँ, ठीक बात है। तो बीच में जब भी वो हटाने की स्थिति बनी, दूसरा चेयरमैन चुनने की स्थिति बनी, तो 4 जून के पास ही आता था। सुमित्रा जी हो गए, उसके बाद फिर अगला नगर परिषद का आम चुनाव हुआ। हाँ, उसके बाद में तो है। आप लड़े? ना, मैं नहीं लड़ा क्योंकि मेरा वार्ड जो है वो महिला वार्ड हो गया था जी। इसलिए वहाँ वो हमारे आनंदी बहन थी, वो उसने चुनाव लड़ा था और उसने तो निर्दलीय लड़ा। बीजेपी से हमारे संतोष जी शर्मा जी, आप जानते होंगे, रामावतार जी वैद्य थे। हाँ जी। आजकल वो बाहर जयपुर में बसते हैं। उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा जी, तो वो 1 वोट से हार गई थी। अच्छा। फिर वो आनंदी जीती, तो उस समय वो पार्षद थी हमारे। कांग्रेस से कौन था उस वक्त फिर? रामगोपाल जी बैठ फिर नहीं लड़े उस वार्ड में? ना, रामगोपाल जी तो बाद में चुनाव ले ले। रामगोपाल जी ने चुनाव लड़ा था। फिर इधर ये 19 नंबर वार्ड पड़ता था आगे, जिसमें ये राधे श्याम जी। हाँ, उधर वो महिला हो गई, फिर खुद नहीं लड़ना ठीक समझा, इधर आ गए। लेकिन वो भी वहाँ सक्सेस नहीं हुए थे। तो उस समय में जो है वो परिस्थितियाँ चल रही थी, लेकिन ठीक है, उस समय में बीजेपी भी बीच में सत्ता में आई, इसलिए वो प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ा और उससे पार्टी भी बढ़ी। फिर आगे की चीज़ें तो खूब तेज गति से बदली, पूरा का पूरा जैसा हम जानते हैं, समझते हैं, दूर से बैठे देखते हैं। आगे का पूरा प्रदेश तो फिर संघ से इतर भाजपा की तरफ चला गया राजनीति का। नहीं, संघ की ये तरफ सच से है या? उसमें कारण है जी कि संघ अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। अच्छा। संघ के जो स्वयंसेवक है वो जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं जी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे अन्य बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें संघ के लोग काम करते हैं, तो वो अपने स्वयं के हिसाब से भी निर्णय लेके काम करते हैं। उसमें संघ ये दखलंदाजी नहीं करता है कि आपको ऐसा करना है या ऐसा करना है। संघ में आप फिर निरंतर सक्रिय रहे? हाँ, सक्रिय रहे। मैं स्वयंसेवक के नाते बराबर जो है वो आज भी होता है तो कार्यक्रमों में और मैं भाग लेता हूँ। वह दौर है, वो सौहार्द का दौर था। जैसे अभी आपने उल्लेख किया कि गुलाब नबी गौरी चुनाव लड़े, उस चुनाव में भी आपकी वही सक्रिय भूमिका रही। बिल्कुल। और बाद में मान लीजिए दूसरे लोग लड़े, उन्हीं में वही भूमिका रही। सौहार्द के दौर को कैसे याद करते हैं? आज का दौर आप देखते हैं, आज की पीढ़ी के खासकर युवाओं को आक्रोशित बयान है, इधर से भी उधर से भी, सारी चीजें भी। उसका कारण ये है जी कि समय के अनुसार होता है। जैसे पहले कांग्रेस का भी समय था जी, उस समय में जो पार्टियां थी और उस समय में पार्टी के जो नेता थे जी, उनका आप चरित्र देखो, सब उच्च चरित्र के लोग थे। ठीक बात है। उनकी बहुत बड़ी इमेज थी, सारे जो है वो विद्वान लोग थे। तो उनका जो नजरिया, उनका जो तरीका था, वही रीति नीति पार्टी की होगी, कार्यकर्ताओं की, और वही पार्टी के हिसाब से आगे चलती थी। तो पार्टी का समय समय पे जो है वो निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है
वो नेतृत्व पे निर्भर करती है। और एक सा समय चले ये भी जरूरी नहीं है। ठीक बात है। समय के अनुसार पार्टियों के कार्यक्रमों में, पार्टी की नीतियों में भी परिवर्तन होता है। तो हम आपकी पीढ़ी के संघ से जुड़े हुए लोग या जिस विचारधारा में हम काम कर रहे हैं उस विचारधारा से इतर विचारधारा के लोगों से बैठ के बात करते हैं तो अच्छा लगता है। हम जैसे दो विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, बैठे बात कर रहे हैं, सहजता से बात कर रहे हैं, मैं आपको जानने की चेष्टा कर रहा हूँ और जीवन के अनुभव बटोरते चलते हैं। आज के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, भले ही वो भाजपा का हो, भले वो कांग्रेस का हो, ये सद्भाव तो जरूर कम हुआ है। बिल्कुल कम हुआ है। अभी भी आप ये समझिए कि जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं जी, उनसे मेरा संपर्क वैसे ही दोस्ताना संबंध है। वो तो हम देखते हैं, दिन प्रतिदिन देखते हैं। हाँ, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे कम्युनिस्टों के हो जी, चाहे और भी किसी राजनीतिक पार्टी के हो, संबंध जो है वो बराबर जिसके साथ बना है उसके साथ वैसा ही चल रहा है। हाँ। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक बात है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अपने सिद्धांतों की लड़ाई होती है। ठीक बात है। विचारों की होती है। उस समय हम अपने विचार पुष्ट करना चाहते हैं। तो उस समय में वही थे, बाकी टकराट नहीं होनी चाहिए, नहीं होती थी व्यक्तिगत। तो वो व्यक्तिगत आज भी नहीं है। हमारे भी जो है हनुमान जी से और सब वैसे ही अच्छे नहीं, उस पीढ़ी से तो है ही है। बाद की हमारी पीढ़ी से भी आपके अच्छे संबंध है और सब के प्रति सम्मान है। तो स्वाभाविक बात है कि वो उस पीढ़ी के लोगों की परवरिश ऐसी थी, उनकी बनावट ऐसी थी, उनका चारित्रिक गठन ऐसा था कि वो वातावरण ही वैसा तैयार करते थे और अपने अपने जहाँ जुड़ाव था उस वैचारिकता के साथ काम करते चलते थे और जोड़ने का काम चलते थे। आज जो बंटेंगे तो कटेंगे क्या दौर है, इस दौर को कैसे देखते हैं आप? ऐसे महसूस नहीं करते कभी कभी? नहीं, उसमें ऐसा है कि आप ये पीछे के भी अगर कालखंड और पृष्ठभूमि को देखें जी, तो यहाँ का समाज था तो वो हिंदू समाज था, सनातन धर्मी समाज था। उसके ऊपर आप जब भी इतिहास उठा के देख लो तो जो भी आए उन्होंने अत्याचार किया। मुगलों ने भी किया और अंग्रेजों ने भी किया। तो उस अत्याचार, उस समय में जितनी ताकत थी उस हिसाब से वो लड़े। लेकिन उसके बाद में भी अंग्रेज आए तो उन्होंने भी फूट डालने की कोशिश की। उन्होंने भी जातिवाद में बांटने की कोशिश की, जातिवाद में बांटा। नहीं, वो तो पहले भी बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का फार्मूला तो पहले से नहीं, वो जाति नहीं थी, वो वर्ग था जी। वर्ग आज भी है, वर्ग बंटवारा नहीं है। वर्ग जो था वो ये था कि जो जिस क्षेत्र में काम करता है वो एक वर्ग है। आज किसान है तो किसान कौन है? लेकिन रवैया तो वही का वही था। समाज का नजरिया भले ही वो किसी विचारधारा से जुड़ा हो, भले वो कांग्रेस से जुड़ा हो, भले वो मार्क्सवाद से जुड़ा हो, भले वो संघ से जुड़ा हो, तो ये वर्गीय जातीय भेद की स्थितियां तो बनावट तो सामाजिक ढांचे की तो वही थी। कोई आज बदली थोड़ी है, बदली थोड़ी आज है। उसमें ऐसा है कि जो काम करना चाहते हैं ना कि भाई ये जो है वो जातियों में भी भेद नहीं हो और सब जाति के लोग एक समान हो। बिल्कुल। और संघ का भी यही दृष्टिकोण है कि संघ का काम है व्यक्ति निर्माण करना। संघ का काम संस्थाएं बनाना और व्यक्तियों को किसी के लिए पाबंद करना ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति निर्माण करना है। उसमें जरूरी नहीं है कि सारे व्यक्ति एक ही जैसे, क्योंकि मशीन तो है नहीं। मशीन में आप डालोगे तो एक ही मॉडल निकलेगा। लेकिन आपके व्यक्तिगत भी जो है वो प्रतिभा है, आप उस हिसाब से भी उसका उपयोग करेंगे। उस हिसाब से आपके भी विचार हैं। हो सकता है कालांतर में कुछ मेरे को लगा कि भाई ठीक है ये बात तो ठीक नहीं, इसलिए मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, तो आप दूसरे क्षेत्र में चले गए। तो संघ का कोई दबाव नहीं होता कि आपको यहाँ रहना है या इसमें करना है या उसमें करना है, ऐसा कुछ नहीं। संघ में क्या है कि जो भी खर्चा होता है ना वो संघ का स्वयंसेवक वहन करता है जी। उसकी अगर वो गणवेश बनती है तो स्वयंसेवक अपने पैसों से खरीदता है। हमारे यहाँ साल में एक बार गुरु दक्षिणा होती है संघ के कार्यक्रम में। उस गुरु दक्षिणा में स्वयंसेवक गुरु दक्षिणा करते हैं। उस गुरु दक्षिणा में जो भी राशि प्राप्त होती है जी, संघ का कार्य वही बजट है, उसी से बजट बनता है और उसी से संघ का काम। जो प्रचारक होते हैं उनके प्रचारक होते हैं, उनके आने जाने का जो खर्चा होता है,
संघ के जो कोई मान लो कार्यक्रम होते हैं, वहाँ जयपुर में भी होते हैं, तो उस तरह की जो व्यवस्थाएं संघ की जो है प्रचारकों का है, तो प्रचारकों को कोई वेतन नहीं होता हमारे, तो उनका क्या है कि वो आने जाने का जैसे होता है। शुरू में कौन कौन संघ प्रचारक रहे होंगे? क्योंकि हम कॉलेज में आए, हमने कॉलेज की राजनीति की, तो हमने देखा कि एबीवीपी के जरिए, संघ के जरिए, या यूं कहें भाजपा के जरिए नरेंद्र सिंह जी सक्रिय थे, संघ प्रचारक। हाँ, देखो संघ हुआ करते थे। बहुत लंबी कड़ी है। उससे पहले कौन कौन लोग थे? उसके पहले भी क्या है कि यहाँ लक्ष्मण सिंह जी भी प्रचारक रहे हुए हैं। उसके लक्ष्मण सिंह जी शेखावत। हाँ, उसके बीच में क्या है कि मैं कलकत्ता था, उसके बीच में भी और भी रहे गए हैं। और विशेष रूप से क्या है जी, हमारे शंकर जी अग्रवाल हैं जी, वो आज गौ सेवा संघ का कार्य देखते हैं। तो संघ में क्या है कि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में काम करता है स्वयं से, जरूरी नहीं है कि वो उसी में करे, उसको दूसरे प्रचार को जो है वो दूसरे क्षेत्र में भी भेज दिया जाता है। अच्छा, कि आप अब गौ सेवा में काम करिए, आप जो है विश्व हिंदू परिषद में काम देखिए, जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है, जहाँ कमी महसूस होती है, उनको कह देते हैं भैया आप वहाँ करो। इसलिए कोई एक ठप्पा लग करके कोई प्रचारक काम नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में उनको दायित्व दे देते हैं। नरेंद्र सिंह जी से हमारी अक्सर टकरार रहते थे। हम NSY के बैनर पे काम करते थे, वो आते थे, उनकी चेष्टा रहती थी कि हृदय परिवर्तन कराया जाए, मन बदला जाए। हमने कहा कि नरेंद्र सिंह जी हम आपको कांग्रेस ज्वाइन करवा लेंगे, आप हमें संघ ज्वाइन नहीं कराते। ऐसे अच्छे संबंध थे। नरेंद्र सिंह जी आज हैं क्या, कहाँ हैं? नरेंद्र सिंह जी तो का क्या है कि वो अभी कोरोना में उनका निधन हो गया। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे वो? और मूल रूप से तो अपने ये आदिवासी क्षेत्र प्रतापगढ़ इधर गढ़ी है, गढ़ी के रहने वाले थे। अच्छा अच्छा। फिर वो आज कौन है चूरू में संघ का प्रचारक? आज तो क्या है कि अभी वो अपने आए हुए हैं, दर्शन जी हैं, छोटे ये स्वयंसेवक है वैसे। अच्छा। क्योंकि अब नई पीढ़ी आने लगे हैं, उसमें ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ। तो उनको भी जो क्या है कि इस क्षेत्र में कार्यालय भी बदला या वही है सेवा समिति के? हाँ, कार्यालय वही है। हाँ, फिर एक कार्यालय हमारा उसमें आदर्श विद्या मंदिर में भी है। अच्छा। आदर्श विद्या मंदिर की क्या पद्धति है? संघ संचालित शिक्षण संस्थान है? बिल्कुल है। तो इसमें संघ कैसे सहयोग करता है? संघ तो वही बात है, संघ तो कार्यकर्ताओं को लगा देता है, वो अपने हिसाब से करते हैं। अपने हिसाब से करते हैं। आप भी इन कमेटियों में रहे? आदर्श विद्या मंदिर की कमेटी? नहीं था, मैं राजनीति में था, इसलिए राजनीति में रहने वालों को वहाँ नहीं लेते हैं, संघ में नहीं लेते। अच्छा, फिर राजनीति की तरफ वापस बढ़े। फिर आप 94 के बाद में आप चुनाव नगर पालिका का कोई लड़ा ही नहीं, या फिर लड़ा? ना, नहीं लड़ा। अगली पीढ़ी को लड़ाने की इच्छा? अगली पीढ़ी को देखो, मेरा तो कभी उस हिसाब से रहा नहीं। अच्छा। कि मैं अपने परिवार को किसी सदस्य को आगे बढ़ाऊं या चुनाव लड़ूं। नहीं तो, क्योंकि राजनीति तो अगली पीढ़ी के पोषण का दौर चल रहा है, खासकर चूरू में भी चल रहा है। नहीं चल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये अपने अपने विचार है। आपका मन नहीं है कि अगली पीढ़ी राजनीति की तरफ जाए? अब वो अब स्वच्छंद है, वो जाए तो जा सकते हैं, नहीं जाए तो नहीं जाए। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको जाना है या करना है। आज की भाजपा और भाजपा के गठन के समय का जुनून वाली भाजपा कि जब वहाँ पर देखो, बदलाव तो समय के अनुसार होता है। आपको कैसे लगता है? नहीं लगता है। समय तो तेज गति से बदला, लेकिन आपका मन उसको कैसे महसूस करता है? देखो, हमारी जो इच्छा थी जी, वो आज पूर्ति हो रही है। उस समय में हमारा ये था सत्ता सपना थे, सपना तो होगा ही जी। राजनीति में कोई आएगा तो संगठन यही है कि भी हमारा संगठन बढ़े, समाज बदलाव उसी के साथ होता है जी। सत्ता जरिया समाज बदलाव का बिल्कुल होता है जी। उसमें अच्छाइयाँ हैं, वो अपने को जहाँ तक संभव हो लागू करनी चाहिए। तो 80 के दौर में आप ऐसा समाज की कल्पना कर रहे थे जो 2024 में है? कल्पना तो देखिए, उस समय जो समाज होता है उसी के हिसाब से चलता है जी। लेकिन ये आता है कि भविष्य की जो पीढ़ी आती है वो अपने अनुसार ही अपना परिवर्तन करती है। ठीक बात है। उसमें कुछ हैं वो नए युग के हिसाब से चलते हैं, कुछ पुराणों के हिसाब से थोड़ा उस विचार को लेकर चलते हैं, कुछ नयों को ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों व्यवस्थाएं साथ चलती जी। बिल्कुल, आपने सारगर भी जवाब दे दिया, सारी बातें कह भी दी। आपको नहीं लगता कि आपके पास जीवन के इतने अनुभव हैं, और नहीं तो सक्रिय राजनीति में नहीं, कहीं न कहीं तो उपयोग संगठन में हो? नहीं, संगठन कर रहा है ना जी।
जहाँ जैसा उपयोग होता है, अभी भी मान लो कि वो मेरे को जो दायित्व देते हैं मैं उसको निभा रहा हूँ। तो यहाँ तो यही है, सरकार के पदों के साथ जोड़ने का मन नहीं है? नहीं है सीधा तो, सवाल करें हम आपसे तो बिल्कुल नहीं है। नहीं ये तो संगठन की सोचने की आवश्यकता है कि भाई किस कार्यकर्ताओं को कहाँ कैसे लगा जाए, और वो जहाँ करते हैं वो ठीक है। अपने दौर के किन लोगों को आप याद करना चाहेंगे चूरू की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? देखिए, उस समय में जो है वो सभी लोग अच्छे थे विभिन्न पार्टियों के। जी। उनके अपने विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन उनका स्वभाव और उनके जो तरीका था वो कहीं दुराव का नहीं होता था। ठीक बात है। एक दूसरे से बराबर मिलते थे, बैठते थे, बातें भी होती थी, हंसी मजाक भी होती थी। तो वो दौर में अब कमी आ गई है। अपने विचार के साथ किन से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी? अपने विचार के साथ, संगनिष्ठ विचारों के साथ सबसे अच्छे दोस्त हजारों लोग होते हैं, लेकिन उसमें 4-5 लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे दिल मिलता है, गुर्बत करते हैं, ऐसा है कि जो उठा बैठक की बात कर लेते हैं। ऐसे हमारे साथ थे ना जी, उन साथ वालों में बहुत कम अब राजनीति में। कांग्रेस में कौन अच्छे दोस्त थे आपके? देखो, दोस्त याद करने के सिलसिले में, मित्र भाव से याद करने में तो अब 2-4 दिन का है वो था। कांग्रेस में तो क्या है कि वैसे बड़े लोगों का तो कोई मेरे से संपर्क था नहीं। बस ऐसे जैसे आपसे संपर्क रहा है, चल रहे हैं, बातें कर लेते हैं। जहाँ ठीक बात है। सही था। और समाजवादियों में जरूर मेरा महादेव जी से भी था, कांग्रेस में हनुमान जी से भी था। इसी तरह से इनके साथ में बैठ उठ के बातचीत भी हो जाते थे। बाकी तो क्या है कि अपने बैठते हैं, दुआ सलाम होती है, उस समय कुछ चर्चाएं हो जाती है, वो हो जाती है। वैचारिक संस्थाओं के साथ साथ आपका सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हो रहा है, कुछ बताएंगे उनके बारे में? सामाजिक संस्थाओं में तो ऐसा है कि जुड़ाव तो प्राय होता है, वो तो सामाजिक संस्थाओं में जाना होता है तो वो अपना बुलाते हैं तो हम लोग चले जाते हैं। जो कुछ बातें उस समय में रखी जाती है, उसमें अपने जो कोई विचार होते हैं वो रख देते हैं। चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे जो लगता है आपको कि शेष रह गया ये कहना? नहीं, शेष नहीं, मेरा तो यही कहना है कि आज का जो समय है जी, उसमें 2-3 बातें हैं जी। एक तो बात यह है कि राजनीति, एक बात यह है समाज। तो राजनीति और समाज को भी अपने ढंग से सोचने में बदलाव करना चाहिए। आज जब हम ये बात करते हैं जाति की, तो जाति विभेद, जितने भी हम जाति की बात करेंगे, जितने भी जाति को बीच में लाएंगे, उतना ही संघर्ष बढ़ेगा। धर्म की बात करेंगे तो वही होगा। नहीं, धर्म की बात करेंगे तो धर्म का तो जो आपको ये करना पड़ेगा कि धर्म में कहाँ जो है वो दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आज मान लो सनातन धर्म है, उस जड़ तक जाना होगा। अब तो सनातन धर्म पुराने से चला आ रहा है, ये सारे धर्म उसके बाद में निकले हैं। तो सनातन धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं उनको तो हम ग्रहण करके चले, तो वो जो उनके मूल्य को समझना होगा, उनके मूल्य को समझना होगा। अल्लाह नहीं करना होगा। अपने यहाँ है कि सब धर्म समान है और हमारा ईश्वर है वो एक है। उसको प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ठीक बात, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों में और फिर ये दुराव की स्थिति और उनमें जो है ये भेद मैंने ये कोई अच्छा नहीं। अच्छा नहीं। संत को क्या है, समझने की जरूरत है कि भाई आगे की जो समय आ रहा है उसमें हमें क्या सोचना, क्या करना है। ठीक बात है। उसमें समाज के लिए सोचना पड़ेगा, राजनीति के लिए सोचना पड़ेगा, देश के लिए भी सोचना पड़ेगा। और देश प्रमुख है जी, बिल्कुल, देश के लिए पहले, बिल्कुल। और उसके लिए हम सब की व्यक्ति की एकता की जरूरत है और ये सब सामूहिकता से हो सकते हैं। राष्ट्र प्रथम, सबका ये सिद्धांत होना चाहिए कि देश के लिए हम हैं तो उसके लिए हम काम करें। आपकी अपनी विचारधारा के लोग भी आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? उन्नतत्व का भाव हो जी, और कहीं भी अपना स्वार्थ जहाँ हो जी, उस स्वार्थ को थोड़ा छोड़े। ठीक बात है। टकराव की स्थिति पैदा नहीं करें। मेन यही है आज के समय में कि लोग स्वार्थ के लिए काम करते हैं। तो उस स्वार्थ को छोड़ करके देश के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे बात करके ये महसूस हुआ कि चूरू जो एक बहुत प्यारा सुनहरा इतिहास रखता है भाईचारे का, जहाँ आज तक कोई धर्म जाति के नाम पे दंगा झगड़ा नहीं हुआ, हम सोचते हैं कि उसके नींव में आप जैसे लोग
हैं, तभी ये भाईचारा कायम है। एक दूसरे के वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद साथ मिलकर काम करने की भावना और शुद्ध पवित्र विचार है। अपने अपने विचारों का पोषण, अपने अपने विचारों को आगे बढ़ाने की चेष्टा तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होगी और रहनी भी चाहिए, लेकिन भाईचारा कायम रहना चाहिए और इस भाईचारे का नमूना चूरू है। अभी तक चल रहा है। हाँ। और अच्छा है, चले। बिल्कुल बिल्कुल, हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आपने बात की, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।